हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज हम लोग दोस्तों स्टडी करेंगे घटना चक्र की सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं खिलाफत आंदोलन। इससे पहले के सभी टॉपिक्स लगभग 27 क्लासेस में कवर कर लिए गए हैं और एंशिएंट हिस्ट्री भी लगभग ख़त्म होने वाली है, वो भी बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है। तो और जल्दी ही हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करके मिडवल हिस्ट्री को शुरू कर देंगे। और अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की या यूपीएससी की, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप लोग। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। अगर विश्वास ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सभी घटना चक्र की सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज, दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस की जो कोचिंग है, इनके मॉडल पेपर भी कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। और यूपी स्टैटिक जो पोर्शन है वो भी आज या कल में क्लास आपको मिल जाएगी कंप्लीटली यूपी की जानकारी के साथ। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। और आज हमारा टॉपिक रहेगा खिलाफत आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी लोग शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय था वो मुख्यतः अली बंधुओं को था, यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। और भारत में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, यानी इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। और हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। और युद्ध के समय जब ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं करेंगे, अर्थात जो तुर्की था वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था। और लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। और यही विघटन जो भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे, और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हो गए, क्योंकि गांधी जी ने इसमें असहयोग आंदोलन को सम्मिलित किया और फिर और भी जन आंदोलन के रूप में ये तब्दील हुआ। और अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के खिलाफ से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार आया था पृथक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, उसमें हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया गया। तो गांधी जी ने सोचा कि जो भूल या जो गलती पार्लियामेंट सुधार ने की है, हम उसे सुधार सकते हैं। और खिलाफत आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन, उन दोनों को अगर हम एक साथ लेकर चलें तो शायद हिंदू और मुस्लिम की एकता बहुत अच्छी हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, और यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी को चेतावनी भी दी थी कि अगर आप खिलाफत जैसे धार्मिक आंदोलन को स्वतंत्रता जैसे राजनीतिक आंदोलन से अगर आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का जो गठजोड़ है वो हमारे देश की एकता को कमज़ोर करेगा। लेकिन गांधी का ऐसा मानना नहीं था। गांधी आदर्शवादी थे। गांधी जो है कि व्यवहारिक थे। उन्होंने कहा कि राजनीति बिना धर्म के नहीं होती है। यहाँ पे गांधी का धर्म हिंदू मुस्लिम एक की बात नहीं थी। यहाँ पे गांधी का धर्म था कि किस प्रकार हम हिंदू और मुसलमानों को एकजुट कर सकें। तो इसलिए आगे इन्होंने कहा भी, जिन्ना ने, कि उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। और मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय जी सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया। तो जिन्ना ने गांधी का विरोध किया कि इस भागीदारी में, और वहीं मालवीय जी ने क्या किया, कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया। और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। तो आइए इस पर जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए उत्तर का सही चयन कीजिए। तो इसमें शौकत अली भी थे, मोहम्मद अली भी थे,
शरीयतुल्लाह और अबुल कलाम आज़ाद। देखिए शामिल अबुल कलाम आज़ाद जी भी थे, लेकिन हमें क्या लेना है, ए ऑप्शन लेंगे कि एक और दो, क्योंकि अली बंधुओं के द्वारा ही शुरू किया गया था और इसमें अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली आते हैं। तो यहाँ देखते हैं, खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां साहब थे। और देखते हैं आगे कौन लोग थे, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं शताब्दी के फराजी आंदोलन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधुओं के द्वारा ही शुरू किया गया था ये मुख्य रूप से। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, क्या है तीसरा प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार करना, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि तीसरा भी गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा, केवल पहला और चौथा ही सही होगा, यानी डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई मुस्लिम समाज सुधार के लिए खिलाफत आंदोलन नहीं चला था। खिलाफत आंदोलन तो मुख्य रूप से था कि ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करो, खिलाफत को बचाओ, और इसके लिए ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा की जा रही थी। तो 1 और 4 यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको भी। भारत में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किस प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया और भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे। उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी भी शामिल हो गए थे। चौथा प्रश्न है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुन लिया गया था यहाँ पर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। दिल्ली में 23-24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा गांधी जी ने, जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता था। 5 नंबर पे देखते हैं, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? भाई क्यों किया? खिलाफत ने क्रांतिकारियों को शरण दी, या गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। छठा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, किसने दिया था? गांधी जी ने यहाँ पे समर्थन दिया था। 7 प्रश्न, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो क्या जवाब था? गांधी जी ने ही ऐसा अवसर देखा था। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खां साहब ने जो है कि यह पदवी त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं को और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि जब वो राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन को एकजुट कर रहे थे। तो गांधी जी को यह चेतावनी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दी गई थी। और जिस समय मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवादी थे, विभाजनकारी नहीं थे, वो उस समय पाकिस्तान की कोई मांग भी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे। खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायी कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। प्रश्न संख्या 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भत्सरना की यानी आलोचना की? तो एम.ए. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, या हिंदुओं को दबाया गया? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जब खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया तो हिंदू और मुस्लिम में मतभेद कम हुए और वो दोनों क्या हुए, एकजुट होकर लड़ाई करना शुरू किए अंग्रेजों के खिलाफ।
तो यहाँ पर देखते हैं कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर मानते थे। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया और तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। तो भाई ये मीटिंग कहाँ हो रही थी? दिल्ली में हो रही थी। और आगे स्वामी श्रद्धानंद इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। तो 30,000 मुसलमान वहाँ एकजुट हुआ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्य रूप से क्यों किया? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि एक तो खलीफा की पुनः स्थापना हो सके और दूसरा मुसलमानों की भी हमें सहानुभूति प्राप्त हो सके भारतीय आंदोलन में। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं किया था, क्योंकि यह कांग्रेस के विरोधी थे कि ये खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं होनी चाहिए। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा था जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय जी सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस कमेटी का खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग, वर्ष 1920 यानी कि गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पर यह प्रश्न बन जाता है कि कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, जिनके समय असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था 1920 में। अगला प्रश्न 16, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन ने इस कथन का संबंध दिया? तो जाहिर सी बात है खिलाफत आंदोलन, क्योंकि खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 तक चला, जिसमें कहा गया कि मुसलमान और हिंदू एकजुट थे और इसीलिए अंग्रेज अधिकारियों का इस बात का पछतावा था कि इस आंदोलन में हम लोगों ने मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाया। 17 प्रश्न है, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी किसकी थी? ये खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी और यह मुख्य रूप से कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये केरल में आयोजित किया गया था आंदोलन। पढ़ते हैं यहाँ पे, केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना लगान वसूल करते थे। दूसरी ओर वह खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात यह हो गए कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए थे। ये बता दें आपको कि जो मोपला होते थे वो किसान होते थे, यानी वहाँ पे जो किसान होते थे वो मुसलमान थे केरल में, लेकिन वहाँ पे जो जमींदार थे वो हिंदू थे। तो ये भी आगे चल के मोपला आंदोलन भी केवल सांप्रदायिक रंग ले लेता है, हिंदू और मुसलमान के बीच का विरोध हो जाता है ये, क्योंकि जमींदार हिंदू थे और किसान मुसलमान थे वहाँ पे। अगला टॉपिक आ रहा है हमारा नया चैप्टर असहयोग आंदोलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग अब अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध भी किया था। ध्यान दीजिएगा, चित्तरंजन दास ने विरोध किया था। और दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई, इनका अनुसमर्थन किया गया। तो अब बात आती है यहाँ पे जो कलकत्ता अधिवेशन था वो किसने किया था अध्यक्षता? तो लाला लाजपत राय जी ने की थी। और नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया। तो यहाँ पे बात क्या आ रही है कि कलकत्ता में तो इन्होंने विरोध किया, लेकिन जब नागपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी तो यहाँ पे CR दास ने ही इसको प्रस्तावित किया था। और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया, जो पश्चिम भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली
असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था कि दोस्तों और साथियों और जनवासियों, उन्होंने यह कहा कि इस तरीके से हम इस असहयोग आंदोलन को मूवमेंट कराएंगे कि 1 वर्ष के अंदर ही स्वराज हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार करने की योजना भी बनाई गई। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं भी हैं और साथ ही साथ इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया और इसे जन आंदोलन के रूप में तब्दील किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट जो लॉर्ड डफरिन थे 1885 में, उन्होंने कहा था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, उसमें आज़ादी की भूख जगाई और मालाबार की जो घटना हुई थी उनके बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की जो है कि भागीदारी हुई। सांप्रदायिक एकता आंदोलन की एक छोटी सी उपलब्धि नहीं थी, यानी कि सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। और साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया कि ब्रिटिश इतनी ताकतवर हैं, ये जो भय था वो हट गया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया। हालांकि इस आंदोलन के पहले ही दिन यानी 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई आकस्मिक रूप से, और हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। और यह प्रश्न कई बार पूछता है कि किस व्यक्ति ने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो बहुत दिया लेकिन वो इसके परिणाम नहीं देख पाए, तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी। और अचानक जब चौरी चौरा का कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को, जहाँ पे 21 पुलिस कर्मी थे उनको जला दिया गया, तो इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी और जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि अगर मेरे लीडरशिप में कोई भी आंदोलन होगा तो मैं हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अहिंसा का पुजारी हूँ और अहिंसा से जरा भी डगमगा नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में फिर 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। और इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक रूप से सत्याग्रह द्वारा सविनय आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे। अचानक 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन में एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्य अपनाने की बात अपने पत्र में कही थी कि आप जो वस्त्र हैं उनकी होली मत जलाइए बल्कि रचनात्मक कार्य करिए। और असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा। ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में और जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। तो यानी ये 3 विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए। वहीं मदन मोहन मालवीय जी ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की और साथ ही साथ 1919 से 1939 तक वे इसके कुलपति भी बने रहे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पे CR दास हो जाएंगे, चितरंजन दास जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था इसको। और सितंबर 1920 के कलकत्ता में जब संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था तो CR दास ने ही इनका विरोध किया था। और वहीं दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ पर आगे देखते हैं,
वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव को दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुए थे। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में प्रारंभ किया था। फोर्थ प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नील आंदोलन। तो जब जन आंदोलन की बात की जा रही है तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे जनता ने सबसे पहले मुख्य रूप से भूमिका निभाई। हालांकि गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन तो 1917 में चंपारण के नील खेती के करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था, लेकिन यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन जिसमें जनता मुख्य रूप से शामिल थी उसे असहयोग आंदोलन ही माना जाता है। 1920 से 22 तक जो चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 पर जो है कि शुरू किया गया था 1920 में। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहला कि खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण गलत था जो उसके खिलाफ, और पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी क्रांतिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता, यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इससे संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न उठे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न था, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार और रॉलेट एक्ट। तो आप देखेंगे कि ये भी जो है कि 1919 में पंजाब अत्याचार यानी अमृतसर का कांड 1919, रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था, लेकिन नमक कानून इसमें नहीं था क्योंकि ये तो 1930 में आगे की घटना है, यानी आगे होगी, ये तो अभी पहले तो हो नहीं सकती। 7वां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में ही इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में जो स्वराज प्राप्ति का जो नारा था वो असहयोग आंदोलन के समय ही गांधी जी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को जब औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था यह आंदोलन, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दे दिया था। अगला प्रश्न है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षा को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था। किसके नेतृत्व में किया था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, यह लक्ष्य किस आंदोलन में रखा गया था? सविनावज्ञ आंदोलन, गृह शासन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे डी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और इसको जो शुरू किया गया था 1920 में, जबकि खिलाफत शुरू हुआ था 1919 में। गृह आंदोलन यानी कि होम रूल आंदोलन की बात करें तो ये 1917 में एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, सविनावज्ञ आंदोलन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से लेकर 1922 तक थी, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यहाँ पर 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य रखा गया था, यह भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, यह भी सही है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसका विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो खिलाफत आंदोलन को इसमें मिलाने के विरोध में थे, क्योंकि इसमें मत मिलाइए, इस बात पर इन्होंने अपना जो है कि समर्थन वापस ले लिया था यहाँ से। और अगला प्रश्न है आपका, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, पढ़ते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, और उस प्रदेश का नाम बताइए। तो वो था बिहार। बिहार ने जो है कि एक सूची प्रसारित की जिसमें जो जो लोग शराब पीते थे उनसे संबंधित था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन पर ध्यान दीजिए जो असहयोग आंदोलन से संबंधित थे। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, यह भी सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय निकल गया, यह भी सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हो गई थी। तो क्या ऐसी बात सही थी या नहीं? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि वो राजी नहीं हुई थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि 1, 2, 3 यहाँ पर सही है। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग।
ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दी थी, वह कौन सी उपाधि थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी, कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो पढ़ते हैं। जिस समय गांधी जी भारत आए थे 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया। और अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियों और उपाधियों को त्याग दिया। यथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि को भी वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, मोहनलाल मालवीय जी और चित्तरंजन दास। तो सी हो जाएगा यहाँ पे, चित्तरंजन दास जी ने अपनी वकालत यहाँ पर छोड़ दी थी। और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। 16 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920, तो इसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है 17, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा में हो जाएंगे, छपरा से जो है कि संबंधित है। वैसे तो इनका हालांकि जन्म आजमगढ़ में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे और गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था मुख्य रूप से। 19 प्रश्न है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, जहाँ से हमारे योगी महाराज हैं। 20 प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा की जो घटना हो गई थी 4 फरवरी 1922 में, तो इसी में जो 22-23 लोगों को, जो सिपाहियों को मार दिया गया जला के, तो इसी से विक्षुब्ध होकर जो है कि इन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो ध्यान देना 1921 की बात हो रही है, तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह, क्योंकि ये 1922 में घटित हुआ था और 1921 में जो है कि इसके पूरे साल हो चुके थे, इसीलिए इन्होंने इसकी शताब्दी समारोह का आरंभ किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, क्यों कर दिया था? क्योंकि चौरी चौरा में जो हिंसा भड़क उठी थी, इसकी वजह से उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था या स्थगित कर दिया था। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? क्यों ले लिया भाई? अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, गलत। अंग्रेज अंशतः मांगे मानने को तैयार हो गए थे, ये भी गलत। चौरी चौरा में जो हिंसा हुई थी, इसके कारण इन्होंने इस आंदोलन को क्या किया? स्थगित कर दिया या वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो ये वही वाली बात है, न तो पहला, न दूसरा, न तीसरा, आखिर चौथा ही सही निकलेगा इसका, कि चौरी चौरा में जो हिंसा हुई थी उसी वजह से इन्होंने वापस ले लिया था। 25 प्रश्न है यहाँ पर, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यहाँ पर जो है कि कोई भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियान में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था कि बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई। अगला प्रश्न, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये मुख्य रूप से जो है कि बारदोली में थे, गुजरात के बारदोली में थे। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थापित करने की घोषणा की थी। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 27, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो यह मुख्य रूप से 1922 में ही समाप्त कर दिया गया था, जब चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी उसके बाद ही। और दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था गांधी जी के विरोध में। अगला प्रश्न है 29, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो जैसे यह जो हुआ है
अच्छा, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी का आंदोलन गिरफ्तार करना, स्थगन करना और गांधी जी की गिरफ्तारी, ये तीनों ही स्टेटमेंट चारों ही क्रम से ही हैं। पहले यह घटना हुई क्योंकि पहले पुलिस ने गोली चलाई, उसके बाद जो भीड़ थी वो प्रभावित होकर थाने को आग लगा देती है, सेकंड घटना ये। और जब थाने को आग लगाई गई, जब हिंसा फैल गई, तो गांधी जी ने उस असहयोग आंदोलन को मतलब वापस ले लिया और बाद में 1930 या 1900 कई बार जो है कि गांधी जी की गिरफ्तारी बाद में हुई है। तो 1, 2, 3, 4 ये तीनों ही क्रम यहाँ पर सही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणामस्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस ने गोली चलाई और फलता भीड़ उत्तेजित हुई और पुलिस पर हमला बोल दिया वापस। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में ही आग लगा दी और इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है वहाँ पे। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष की सज़ा दे दी गई थी। हालांकि वो 1924 में ही फिर रिहा हो गए थे क्योंकि जो हेल्थ इशू था उनके साथ बहुत होता था, तबीयत खराब होने के नाम पर उन्हें छोड़ दिया जाता था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो स्वामी विद्यानंद जी जो है कि बिहार में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। लिखा है कि स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया और विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत करते रहे। और यहाँ पे जो रैयत वर्ड है ये किससे संबंधित होता है? तो रैयत हमेशा किसान को कहा जाता है, रैयत किसान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट के अनुसार बताइए। तो चौरी चौरा जो कांड था ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था? ये 4 फरवरी को हुआ था। असहयोग आंदोलन का स्थगन कब हुआ? तो ये 12 फरवरी 1922 को हुआ। और बारदौली प्रस्ताव जो था ये कब हुआ? तो ये ध्यान दीजिएगा, जो बारदौली प्रस्ताव था ये आपका पहले आ जाएगा। कब आ जाएगा? असहयोग आंदोलन के स्थगन करने के लिए ही ये प्रस्ताव आया था। तो पहले सी हो जाएगा 1, 3, 2। तो ये घटना पहले घटित होती है क्योंकि बारदौली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को ही आया था और असहयोग आंदोलन का स्थगन भी उसी समय हुआ था जब बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति यानी रिवाइवल का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था, इसीलिए जो क्रांतिकारी लोग थे, जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनका भरोसा बिल्कुल ही उठ गया गांधी जी से और इसलिए फिर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई कि अब आज़ादी बम बारूद पिस्तौल इन्हीं के दम पे ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था इनको। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिख रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया था, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात कही अपने पत्र में। और असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी भी कहा था। अगला प्रश्न 34, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। 35 प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया और साथ ही साथ गुजरात विद्यापीठ। तो ये तीनों ही की गई थी क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी 1916 में, तो ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। बाकी ये तीनों 1920 में हुई थी। तो 1, 2, 3 यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में स्थापित हुई, वहीं गुजरात विद्यापीठ 1920 में और जामिया मिलिया अलीगढ़ में 1920 में हुई, और जबकि मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, 19 से 21 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता थी। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर देखने को मिली। और 37 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, यह भी सही है।
1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, यह भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ, ये गलत है क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, जबकि 1930 में क्या हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो 1940 में हुआ था वो कराची का लाहौर अधिवेशन, मतलब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था, जबकि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 1931 को राजगुरु की फांसी हुई, बिल्कुल सही बात है। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इनको जो फांसी हुई थी वो 23 मार्च 1931 को आयोजित हुई, यानी इनको 1931 में मिली। वहीं 1920 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, ये गलत है क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 1 अगस्त को शुरू हुआ, और 1920 को रॉलेट सत्याग्रह, यह भी गलत है क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह 1919 मार्च 1919 में शुरू हुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ और अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे तो मुख्य रूप से सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि विरोध किया था, लेकिन और भी लोग शामिल थे, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि काफ़ी स्तर पर जो है कि इनका विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो जयप्रकाश नारायण जी ने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं है, तो समझते हैं यहाँ पे। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास और कावस जी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ द्वारा बम्बई के उद्योगपति वर्ग ने लोगों के लिए मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की और छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ए माना था, हालांकि इसे बाहर कर दिया गया बाद में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन।